मैंने सिर्फ स्लीपी क्लासेस फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए और कुछ मटेरियल नहीं। मैं तो फुल थैंक करता हूँ स्लीपी क्लासेस के नोट्स का। I had referred to Sleepy Classes, that is Shekhar sir's videos on sociology. स्लीपी क्लासेस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy Classes I completely relied on your channel. सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रविंद्र सिंह चरण है। इस बार आरएस भर्ती परीक्षा 2024 में मेरी रैंक 4th प्राप्त हुई है मुझे। फिलहाल मैं आरपीएस ट्रेनी हूँ ओटीएस रिपा में, जहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही है। ये मेरा चौथा प्रयास था। 2018 आरएस में मेरी रैंक 1212 थी। 2021 भर्ती परीक्षा में मेरी रैंक थी 335। 2023 की परीक्षा में मेरी रैंक थी 50 और 2024 में मेरी रैंक आई है 4th। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले मेरी 4 डिजिट में रैंक थी, फिर 3 में, फिर 2 में और फिर 1 में। मैंने 6.5 साल ग्राम विकास अधिकारी के रूप में कार्य किया है और लगभग 20 महीने में एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर भी रहा हूँ डीएस ऑफिस बालोतरा में। और उसके बाद अभी हम यहाँ फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आरएस की जो जर्नी है उसकी शुरुआत मेरे पिताजी से हुई थी। वो एक्चुअली आरएस की तैयारी करना चाहते थे और उन्होंने अपनी लैब असिस्टेंट की जो जॉब थी उसे भी छोड़ दिया था। तो शुरू से मेरे ध्यान में था कि ऐसी एक सर्विस होती है। उसके बाद मैंने बचपन से इसकी और मेरा रुझान बढ़ता गया और जब मुझे पता चला कि ये वाकई में अच्छा काम ये पोस्ट पे जो लोग हैं वही कर रहे हैं, तो मेरा रुझान और ज़्यादा मजबूत हो गया और मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इसकी तैयारी के लिए मैंने अपने ग्रेजुएशन जो मैंने बीएससी में की थी उसके साथ ही मैंने जो ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी अच्छी तैयारी शुरू कर दी थी। 2017 में जब मैं वीडियो लगा तो उसके बाद से ही मैं यूपीएससी के साथ कर चुका था और फिर मैं 2018 में आरएस में शिफ्ट कर गया और लगातार 4 प्रयास लगे मुझे रैंक 4 तक पहुंचने में। मेरे प्राइमरी सोर्सेज आरएस प्रिपरेशन में मेनली एनसीईआरटीज, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं वो रही है। मैं ऑथेंटिक सोर्सेज को ज़्यादा फॉलो करता था। यदि कुछ एनरिच करना हो मुझे तो उसके लिए मैं किसी भी तरह के कोचिंग नोट्स जिसमें मुझे लगता था कि ये मेरे नोट्स को एनरिच कर सकते हैं तो मैं उनका यूज़ करता था। लिमिटेड एंड रिलेवेंट स्टडी मटेरियल के बारे में कहना चाहूँगा कि आपके पास मिनिमम सोर्सेज होने चाहिए और वो ऑथेंटिक होने चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है 4 प्रयास में मैंने देखा है कि आरपीएससी आंसर की बनाती है और वो ऑथेंटिक सोर्सेज से ही होती है। तो यदि आपके आंसर भी उन्हीं सोर्सेज से हैं तो अच्छे नंबर मिलने की जो चांसेस है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। एनसीईआरटीज के फॉलो की या नहीं इस बारे में कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ एनसीईआरटीज फॉलो की थी, जैसे ज्योग्राफी की थी, इंडियन पॉलिटी की मैंने की थी, हिस्ट्री की मैंने नहीं की थी क्योंकि बहुत वास्ट है और हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आरएस में इसमें बहुत छोटा है, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया था। इसके अलावा आरएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है जिसकी एनसीईआरटीज आपको नहीं मिलेगी, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए आप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की पुरानी जो 11th-12th की बुक्स थी वो बहुत अच्छी है। उसमें से सवाल भी लगभग उसी में से आता है, तो उनको फॉलो किया जा सकता है। मैं पूरी बुक लिस्ट भी अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। राजस्थान के टॉपिक्स के लिए मैंने मेनली राजस्थान ग्रंथ अकादमी की जो 4 बुक्स आती है उसे फॉलो किया था। हरिमोहन सक्सेना फॉर ज्योग्राफी, हुकम चंद जैन फॉर हिस्ट्री, जनक सिंह मीना सर फॉर राजस्थान पॉलिटी। एक्चुअली 3 बुक्स, 4 नहीं। करंट अफेयर्स के मामले में कहना चाहूँगा कि आरएस के मामले में करंट अफेयर्स इतने वैल्यूएबल नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक में कोई न्यू डेवलपमेंट है तो वहाँ करंट अफेयर्स काम आ सकते हैं। उसके लिए मैंने विजन आईएएस को फॉलो किया था। उसके जो फ्री स्टडी मटेरियल्स है वो मैं यूज़ करता था। लेकिन ज़्यादा न्यूज़पेपर की ओर अपन ध्यान दें तो वो कहीं ना कहीं हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और उतना फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। इसके लिए करंट अफेयर्स को मैंने सीमित रखा था। प्रीलिम्स स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो मेरा बेस काफ़ी अच्छा हो गया था पिछले 4 प्रयासों से और 2018 के बाद मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मेरी मैथ्स अच्छी थी और मैथ्स के जो सवाल है 20 मार्क्स के, यदि वो सही हो जाए तो प्रीलिम्स इतनी बड़ी कोई बात नहीं है क्लियर करना। हालांकि प्रीलिम्स के लिए मैंने राजस्थान का जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि उसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो लोग राजस्थान को कम तवज्जो देते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में रह जाते हैं। तो आरएस के लिए आपको राजस्थान का पोर्शन अच्छा करना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स प्रिपरेशन में मेरा डेली रूटीन ऐसा रहता था कि मैं चूँकि जॉब में था तो जॉब के दिन में तो मैं सुबह लगभग 5 बजे उठ जाता था, तो 5 से लेकर 10 बजे 9 बजे के आसपास तक मैं अच्छी पढ़ाई कर लेता था। उसके बाद जॉब और जॉब के बाद शाम को मैं एक फिक्स पोर्शन रखता था 3-4 आवर्स का,
वो मैं करता था, क्योंकि प्रीलिम्स में इतनी रिगरस पढ़ाई की डिमांड नहीं होती है, वो जॉब के साथ मैनेज हो जाती है। लेकिन मेंस के टाइम में मैंने ज़रूर लीव ली थी वहाँ पे, और उसमें मैंने बहुत रिगरस पढ़ाई की थी। 3 महीने लगभग मैंने चारों अटेम्प्ट में 3 महीने मेंस की तैयारी की है। ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन 3 महीने जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के बैलेंस के बारे में यदि बात करें तो स्टैटिक पोर्शन को एनरिच करने के लिए करंट अफेयर्स बहुत काम आते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी है, कोई नया एक्ट आ गया है, या किसी बिल को लेके या किसी कानून को लेके सुप्रीम कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको करंट अफेयर्स को अपन जब स्टैटिक के साथ जोड़ते हैं तो वो काफ़ी हमारे काम आता है। पीवाईक्यूज एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, क्योंकि मेरे टेबल पर हमेशा सिलेबस और पीवाईक्यू की हार्ड कॉपी हमेशा मैं रखता था, उसके बिना मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी, है ना। तो मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो मेरे ध्यान में होना चाहिए कि सिलेबस में कि किस पॉइंट्स में मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके अलावा जो फालतू की चीज़ें हम पढ़ते हैं जो इररिलेवेंट होती है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, तो उससे थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए। मॉक टेस्ट की यदि बात करें तो मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देता था, हालांकि देने चाहिए, यदि कोई नया विद्यार्थी है तो उसको ज़रूर देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मैं इतना नहीं दे पाया था, क्योंकि एक तो जॉब के साथ था, मैं गांव से या वहीं से पढ़ाई कर रहा था, और उसके अलावा मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी और आंसर राइटिंग ठीक ठाक थी मेरी, तो मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। यदि आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो कीजिए, अनिवार्यता नहीं है, इसके बिना संभव है। प्रीलिम्स में क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, इस पे मैं कहूँगा एक मैथ्स का पोर्शन कभी मत छोड़िए, क्योंकि उसके लगभग 20 मार्क्स के सवाल आते हैं, और यदि आप वो छोड़ देते हो तो आपका प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिनकी मैथ अच्छी है वो बिना पढ़े वो 20 सवाल आपसे आगे निकल जाते हैं, तो वो कंपटीशन में बहुत काम आता है आपके। मेंस की स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी लगभग पूरी अलग ही है। कुछ बेसिक बुक्स को छोड़ दिया जाए तो अपन को 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। सेल्फ स्टडी जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले अटेम्प्ट में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, उसके बिना आप इवेल्यूएट नहीं कर पाते हैं खुद को कि मैं किस स्तर पर हूँ। पहले अटेम्प्ट में मैंने ठीक ठाक पेपर्स लिखे थे, हालांकि घर पे ही लिखे थे, कहीं से पेपर्स मिल जाते थे तो वो कर देते थे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी है, यदि मुझे पता है, नॉलेज है, तो मैं लिख दूंगा। उसके बाद मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। आंसर्स लिखने में यदि हम स्कोर बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि हमारे पास नॉलेज जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे कुछ कोचिंग्स के नोट है वो थोड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यदि सवाल आता है कि राजस्थान में ताम्र पेटियाँ कहाँ है या ताम्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यदि हम सीधे सीधे लिख दें कि फला 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 जगह पे है तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि जैसे हरिमोहन सक्सेना की बुक को फॉलो किया जाए तो उसमें कुछ पेटियाँ बताई गई है, और आज पीएससी की आंसर की में भी जहाँ तक मेरा अनुमान है वो पेटियाँ होती है, उसके अंदर अपन उन स्थानों के नाम लिख सकते हैं। तो ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करेंगे तो ये हमारा फायदा होगा कि हमारे आंसर्स उनकी आंसर की से मिलते जुलते होंगे, तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हमें दे सकते हैं। जीएस के पेपर्स, चारों पेपर्स के लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री में इतने अच्छे से नहीं पढ़ता था, क्योंकि बहुत वास्ट है और इतना प्रोडक्टिव नहीं है उसे पढ़ना। तो मैं मेजरली जैसे राजस्थान का जो कल्चर है वो अच्छे से पढ़ लिया मैंने, इंडियन हिस्ट्री का जो 1950s के आसपास का जो दौर रहा है वो अच्छे से पढ़ लिया, इंडियन कल्चर अच्छे से पढ़ लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली। लेकिन जो मध्यकालीन राजस्थान है, जो हमारे पुरातन इतिहास रहा है, उससे इतने सवाल नहीं आते, तो वो मैं अच्छे से नहीं करता था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो इतना फ्रूटफुल नहीं लगता था। दूसरा, इकोनॉमी की बात आती है तो इंडियन इकोनॉमी लगभग इंडियन का जो बजट है वो फॉलो कर लो तो आपकी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती है। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है वो जरूर करना चाहिए, उसके बिना संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशियोलॉजी, ऑडिट एंड मैनेजमेंट, ये मेरे बहुत अच्छे थे। इसके लिए मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से ही पढ़ाई की थी। जैसे सोशियोलॉजी के लिए पुरानी आरबीएससी की जो बुक्स थी वो मैंने फॉलो की थी। ऑडिट एंड अकाउंट्स का मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स, विशेष एक सोर्स नहीं मिला था, इसलिए मैंने इंटरनेट से कंपाइल किया था कैग की वेबसाइट से, और वो मेरे बहुत काम आया था। मैनेजमेंट के लिए भी इग्नू सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, वो काफ़ी अच्छे हैं और उनसे सवाल भी आ रहे हैं। जैसे इस बार सोशल लॉफिंग पूछा गया था, वो इग्नू के मटेरियल में बिल्कुल था। इसके अलावा एथिक्स है जो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यूपीएससी के कुछ टॉपर्स की जो कॉपीज़ है वो काफ़ी अच्छे से फॉलो की थी और उसके नोट्स बनाए थे, वो मेरे काम आए थे। दूसरा फिर साइंस एंड टेक आती है, जिसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक है। उसके लिए पहले जो 3 है, बेसिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स, उसके लिए एनसीईआरटी को फॉलो किया जाए 10th तक की, वो बहुत काम आएगी और उससे सीधे सवाल आते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक में जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके लिए मैंने विजन आईएएस को फॉलो किया था सोलली, उनकी बहुत अच्छी है, वो बेस भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और करंट डेवलपमेंट्स भी बता देते हैं।
इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज फॉलो की थी 9th एंड 10th, बस उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और उससे सीधे सवाल आ जाते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने हरिमोहन सक्सेना सर की बुक फॉलो किया था, वो ऑथेंटिक सोर्स है और हमारे कहीं ना कहीं आंसर कीज से जो आंसर होते हैं उससे हमारे आंसर लगभग मिल जाते हैं उससे, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हमें मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी के जो पोर्शन है वो बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन है क्योंकि उसमें इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान स्टेट पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है और करंट अफेयर्स है। तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है पॉलिटी का और मार्क्स 75 ही है। वहीं पबेट को देखें तो बहुत छोटा 30-35 पेज के मेरे नोट्स थे और वो 65 मार्क्स का था। मैंने तुलनात्मक पढ़ाई की है, पॉलिटी को इतना ज़्यादा वेटेज ना देके मैंने पबेट पे ज़्यादा फोकस किया था, तो मेरे जरूर पबेट में इस बार काफ़ी अच्छे नंबर थे। क्योंकि पेपर टफ था तो मैं लोगों से काफ़ी आगे निकल गया था कम्पीट करने में। साइकोलॉजी या बिहेवियर की बात करें तो एनसीईआरटीज 11-12 की बुक बेस्ट है, सीधे सवाल उनमें से आ रहे हैं कहीं पिछले कहीं दौर से। लॉ के लिए मैंने बैर एक्ट्स पढ़े थे, काश्तकारी अधिनियम और भू राजस्व बहुत लंबे चौड़े हैं तो वो उसके नोट्स पढ़े थे, बाकी सारे एक्ट्स मैंने बैर एक्ट्स पढ़े थे। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड योगा के जो सवाल है वो काफ़ी वास्ट है, वो पता नहीं करंट अफेयर्स कहाँ से पूछ रहे हैं आजकल, तो उस पर अपन को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना जो बेसिक है जैसे योगा है तो वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, या जो अवार्ड्स है वो किन किन अवार्ड के लिए अपनी मानदंड क्या है वो तैयार कर लीजिए। बाकी स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स है वो इतना ज़्यादा तैयार मत कीजिए क्योंकि उसमें से यदि सिंपल है तो वो वैसे ही आ जाएगा आपको बेसिक नॉलेज से, लेकिन हार्ड है तो उसके लिए मेहनत करना इतना प्रोडक्टिव नहीं है। रही बात पेपर फोर्थ की, तो वो मुझे लगता है की है आरपीएससी में सिलेक्शन का, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। लोग ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मेरा मानना है मेरा कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तो वो कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स देता है। और ग्रामर इंग्लिश पे भी फोकस कीजिए, आप उसे छोड़िए मत। राजस्थान में लोग ज़्यादातर इंग्लिश से रिफ्रेन करते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं इतना, तो इंग्लिश ग्रामर को भी बिल्कुल तैयार कीजिए। आप कॉम्प्रिहेंशन अलग से आप तैयार कीजिए, जैसे कुछ काव्यात्मक पंक्तियाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसी तैयार की जा सकती है, किसी भी ऐसे पैराग्राफ में अपन डाल सकते हैं। मतलब उसके लिए अपन को थोड़ा बेस बनाना पड़ता है ऐसे में, लेकिन वो अपन वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी काम आता है, बजाय कि हम हर तरह के ऐसे के लिए अलग लाइन तैयार करें, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। आंसर राइटिंग बेटर करने के लिए मैं कहूँगा कि टॉपर्स की कॉपीज देखी जा सकती है, डायग्राम्स डाले जा सकते हैं यदि उसकी डिमांड है, तो बेवजह डायग्राम्स न डालें क्योंकि आरपीएससी की जो मैंने कॉपीज देखी उसमें मेरा मानना है कि यदि डिमांड नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि आप मैप बनाओ और आप मैप बना रहे हो, तो वो इग्नोर कर देते हैं उसको, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिल पाते हैं। सेल्फ स्टडी में कंसिस्टेंसी के लिए मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं अपना जो इनर मोटिवेशन है वो बहुत काम आता है। आउटर मोटिवेशन इतना ज़्यादा नहीं चल पाता है क्योंकि वो यदि हम किसी लाल बत्ती को देख के मोटिवेट हो रहे हैं तो डीमोटिवेटेड भी किसी और चीज़ को देख के उतना ही जल्दी हो जाएंगे, तो इनर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा डेली टाइम टेबल मेंस के टाइम में ये रहता था कि मैं लगभग 7:30-8 बजे उठता था और 9 बजे के आसपास में पढ़ाई स्टार्ट कर देता और रात को 12 बजे तक मैं पढ़ता था फिक्स। सुबह का नाश्ता मैं नाश्ता करता था, सुबह का खाना मैं अवॉइड करता था क्योंकि उससे नींद आती थी। मैं रात को खाना 12 बजे खाता था, ये मुझे लगता है अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये जो मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शंस और लो मोटिवेशन के टाइम मैं नॉर्मली, मेरा मानना है यदि हम जिस स्थान पर है उस स्थान को अगर छोड़ दें तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा बेहतर हो जाता है और डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मेंटल स्टेट जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप जब थोड़ा समय दे देते हैं, जैसे पानी में किसी ने पत्थर डाला है तो पानी को वापस संतुलित होने में समय लगेगा, तो थोड़ा समय दीजिए खुद को, जगह छोड़ दीजिए। और मेरा एक मित्र है जितेंद्र, वो मैं मानता हूँ मेरी संकटकालीन राजधानी रहा है प्रिपरेशन के दौरान। जब भी मुझे लो फील होता था तो मैं उसके पास जाता था, वो एक अच्छा सिंगर भी है तो मुझे 1-2 सॉन्ग सुना देता था, वो मेरे बहुत काम आया था। इंटरव्यू की स्ट्रेटजी के बारे में अपन बात करें तो इंटरव्यू के लिए मैंने न्यूज़पेपर सोलली फॉलो किए थे और नेक्स्ट आईएएस का एक वीकली वीडियो आता था, नाम तो भाई मैं भूल रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा था। वो एक टॉपिक को लेके 4-5 टीचर्स बैठते थे और उस पर थोरोली उस पर डिस्कस करते थे। तो जब इंटरव्यू आए तो मैं लिंक भी डाल दूंगा, सर को बोल दूंगा तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो ज़रूर देखना आप। और करंट अफेयर्स के लिए लगातार आप जुड़े रहना। और यदि नेफ है किसी का, जैसे मेरी जॉब्स रह चुकी है काफ़ी, जैसे मैं वीडियो रह चुका हूँ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर रह चुका हूँ, तो वो बहुत अच्छा करना पड़ता है आपको। यदि आपको करंट अफेयर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपको अपने जॉब के बारे में पता नहीं है तो वो बहुत गलत इंप्रेशन देता है इंटरव्यू में, तो वो आपके कहीं ना कहीं नंबर कम कर देता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के प्रिपरेशन में मैं कहूँगा कि आप अपना डेफ बहुत मजबूत कीजिए, बेसिक आप जिस ज़िले से है वो काफ़ी अच्छा कीजिए। हालांकि अब आरपीएससी में आपका ज़िला नहीं बताया जाता है, वो रिफ्रेन करते हैं ज़िला बताने से, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है, तो ज़िले का रोल अब उतना नहीं है।
आपकी हॉबी कोई है तो वो काफ़ी अच्छे से कीजिए, क्योंकि कुछ काम होते हैं जिनमें हमें अच्छा होना ही होता है। जैसे जॉब है तो आपको पता होना ही चाहिए आपके क्या रूल्स है, आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, या आपकी हॉबी है जो आप पिछले 15-20 सालों से परस्यू कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो गलत इंप्रेशन डालता है, वहाँ आप माइनस में जा सकते हैं। कोई फैक्ट नहीं आ रहा है तो वो आप पे गलत इंप्रेशन नहीं डालेगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा लेकिन नेगेटिव भी नहीं होगा। आरएस एस्पिरेंट्स के लिए मेरी फाइनल एडवाइस ये रहेगी कि ज़्यादा अटैम्प्ट्स ना दें, जैसे मैंने दिए थे 4 अटैम्प्ट्स लगभग 8 साल, इतना वर्थ नहीं लगता है मुझे। आप 1 या 2 अटैम्प्ट मैक्सिमम दीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए लेकिन एक बार में ही कर दीजिए। पहले पता कर लीजिए आपको करना क्यों है, वो आपको मोटिवेटेड रखेगा, और उसके बाद में एक अच्छा सा प्लान बनाइए। जैसे मेरे प्लान्स ऐसे बनते थे कि मैं 3 महीने का एक अलग प्लान बनाता था, फिर 1 महीने का अलग, 1 वीक का अलग और डेली का अलग। तो उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कहाँ पर ठहर रहे हैं। क्या सेल्फ स्टडी गारंटी दे सकता है आरएस की सक्सेस में? बिल्कुल दे सकता है, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने लगभग सेल्फ स्टडी ही की है। हाँ, एनरिच करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कई तरह के सोर्सेज को, लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई सानी नहीं है। जो बिगनर्स है उनके मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले PYQs देखिए अच्छे से, सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए। कोई जो टॉपर्स रहे हैं आप उनसे एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि जो इस रास्ते पे गुजरे हैं तो वो बेहतर बता पाएंगे आपको कि रास्ते में कहाँ कहाँ खड्डे हैं। एक बुक जो हर आरएस एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, मैं एक नहीं मैं 3 कहूँगा, जो मैंने राजस्थान ग्रंथ अकादमी की जो बुक बताई थी, हरिमोहन सक्सेना सर, हुकमचंद जैन सर और जनक सिंह मीणा सर, ये तो आप लगभग बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आपके प्री और मेंस दोनों में बहुत काम आएगी। प्री और मेंस में से क्या टफ है, तो बेशक मेंस टफ है यहाँ पे। यदि आप आंसर राइटिंग में अच्छे नहीं है तो आपका मेंस बहुत मुश्किल से निकलेगा, तो आंसर राइटिंग अपनी मजबूत कीजिए। प्रीलिम्स निकल जाता है नॉर्मली, यदि आप मैथ्स में ठीक ठाक अच्छे हो, राजस्थान अच्छा है, तो ज़्यादा पढ़ाई की डिमांड नहीं है वहाँ पे। 2024 के अटैम्प्ट में मैंने लगभग 2 या 3 घंटे ही पढ़ाई की थी प्रीलिम्स में, क्योंकि उसमें पोस्ट काफ़ी कम थी आरएस की और मुझे आरपीएस अलॉट हो चुका था, तो मुझे इतना मोटिवेटेड नहीं था, तो मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन मेरे लगभग 110 के आसपास मार्क्स आ गए थे, तो वो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रॉन्ग बेस था, तो वो मेरे काम आया था। सेल्फ स्टडी या कोचिंग में से मैं कहूँगा, यदि आप नए हो या कोई एक्स सर्विसमैन है जैसे, जो कई सालों से पढ़ाई में टच में नहीं है, तो वो कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन अनिवार्यता नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो सेल्फ स्टडी से ही निकले हैं। कंसिस्टेंसी के लिए मैं कहूँगा इनर मोटिवेशन ही आपका मेजर ड्राइव हो सकता है। यदि आप इनर अंतः प्रेरित हैं तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको किसी और को देख के मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो। उसके बिना यदि आप दूसरों को देख के, लाल बत्ती देख के आप मोटिवेट हो रहे हो, तो वो आपको डिमोटिवेट उतनी ही जल्दी कर देगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि रोमन सैनी सर, जब मैंने 2014 में तैयारी शुरू की थी, तो रोमन सैनी IAS थे, उन्होंने अन अकेडमी शुरू किया ही था उस टाइम, मैं उनको काफ़ी फॉलो करता था। वो हर वीडियो के पहले बोलते थे कि इफ़ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज, यू आर टेकिंग टू मच स्पेस। लाइफ में आपको रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। यदि आप जॉब के साथ हो, 1000 तरह की दिक्कतें चल रही है लाइफ में, कुछ भी चल रहा हो, संघर्ष सबके जीवन में है, तो उसे इतना हवा न बना के उसे आप पॉजिटिवली लीजिए, और जीवन में रिस्क लीजिए, अच्छे से पॉजिटिवली रिस्क लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप यदि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आरएस क्या मैं कहूँगा, कोई भी एग्जाम निकलना बहुत टफ है आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इनर मोटिवेटेड रहिए, टेक पॉजिटिव रिस्क, और कम अटेम्प्ट में निकालिए, मेरा यही मानना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तरह कोई 4 अटेम्प्ट दे।